आज के अतिथि विशेष हैं श्री भानु प्रताप सिंह हाडा। आपका जन्म उदयपुर राजस्थान में हुआ था। आप अस्पताल और होटल प्रबंधन और प्रशासन में लगभग 25 वर्षों का अनुभव रखने वाले मैनेजमेंट प्रोफेशनल हैं। आप 2016 से 2023 के अंत तक जाइडस हॉस्पिटल एवं हेल्थ केयर रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद के साथ प्रबंधन प्रमुख के रूप में जुड़े रहे। आओ आज इनके साथ साक्षात्कार मुलाकात करते हैं और अस्पताल एवं होटल मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए अनेक विषयों का अनुभव शेयर करेंगे। सर वेलकम हमारी चैनल में आने के लिए। मेरा सौभाग्य कहूँगा मैं इसको। नहीं हमारा है। आप इतनी बड़ी हस्ती है कि नॉट ओनली यू डिजर्व बट वी आर वेरी ईगर टू टेक योर इंटरव्यू। आपने अपनी कॉलेज की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की और उस वक्त आपके करियर के लक्ष्य क्या थे? लक्ष्य की बात तो हम बाद में करेंगे। मैं मेरे बारे में आपको एक विस्तृत जानकारी देता हूँ। मैं उदयपुर जैसे एक छोटे से शहर में जन्मा और पढ़ा लिखा। मेरी प्रारंभिक शिक्षा एक मॉन्टेसरी यानी कि मिशनरी स्कूल में हुई। मैं सेंट पॉल स्कूल उदयपुर का पढ़ा हुआ छात्र रहा। मैंने विश्वविद्यालय भी वहीं भोपाल नोबल्स कॉलेज से पढ़ा और उसके बाद मैं फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में मैनेजमेंट पढ़ने गया। ये 3 डिग्रियाँ लेने के पश्चात जैसे हर कोई काम करने निकलता है तो हमारे ज़माने में इतनी चुनौतियाँ नहीं हुआ करती थी, लेकिन उतने रोजगार के साधन भी नहीं थे। हमारे दौर में अगर आप इंजीनियर बन गए तो अच्छा है, आप डॉक्टर बन गए तो अच्छा है, आप फौज में चले गए तो अच्छा है। तो जब हम कॉलेज में आए तो हमारा भी एक ही मन था कि फौज में जाएंगे। अच्छा। क्योंकि हमारे बड़े भाई फौज में थे तो उनको देख के लगता था कि फौज में नौकरी अच्छी होती है। और प्रारंभिक शिक्षा के साथ जिस व्यवस्था में पढ़े वो बड़ी चैलेंजिंग व्यवस्था थी, बड़ी डायनामिज्म था उस जमाने के हिसाब से, उस दौर के हिसाब से, उस शहर के हिसाब से बड़ा एडवांस स्कूल था। बड़ा एडवांस स्कूल था। तो हमें लगता था कि यहाँ पढ़ने के बाद तो कुछ हमारी जिंदगी का हो ही जाएगा। सही बात। क्योंकि व्यवस्था ऐसी थी। आजकल के स्कूल बच्चों से डिमांड नहीं करते, हमारा स्कूल हमसे डिमांड करता था। और हम उन स्कूल में पढ़े जहाँ पूरे दिन स्कूल में ही रहा करते थे और स्कूल से ही खेल के घर लौटते थे। राइट। हमारी परवरिश इतने अच्छे माहौल में हुई कि हमें कभी घर पे रहने की इच्छा ही नहीं करी। हम घर से ज्यादा स्कूल में खुश रहते थे। आज का बच्चा घर पे खुश रहता है, हमारे दौर में हम हमारे स्कूल में खुश रहा करते थे। हमारे एक बड़े चर्चित प्रिंसिपल हुआ करते थे उस दौर के, फादर एविटो कुटीमो, जिनको उस जमाने में हम बड़ा कोसते थे उनकी हार्डशिप की वजह से, उनके दिए पनिशमेंट की वजह से। लेकिन जैसे जैसे लोग अपनी जिंदगी में कुछ बनते गए, मेरे से पहले वाले जो विद्यार्थी स्कूल से निकले, कई छात्र सन 59 का चालू किया हुआ उनका स्कूल था। हम जब पहुंचे तब वो सन 70 था। हम जब पढ़ के निकले तब सन 79 था। तो मेरा ये मानना है कि उस स्कूल ने उस शहर को बहुत कुछ दिया। तो जहाँ आप कहते हैं सपनों की बात, तो सपने तो उस स्कूल ने ही देखना सिखा दिया था। इफ यू वांट टू अचीव बिग, ड्रीम बिग। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो बड़ा सोचो। सही। अगर आपको 10 में से 10 लाने हैं तो आपको 10 में से 10 लाने हैं, और 10 में 10 लाने के लिए आपका जो प्रयास है वही प्रयास आपको जिंदगी में सफल बनाता है। सही। और प्रयास करेंगे तो सपने अपने आप सफल होते हैं। हमने फौज का सपना देखा था, फौज में नहीं नाकाम रहे तो जिंदगी ने कहीं और सफल कर दिया। सही। जिंदगी तो प्रयासों को ही सफल करती है, ऐसा मेरा मानना है, मेरी व्यक्तिगत राय है। नहीं, आपका सोचना सही है। मेरी व्यक्तिगत राय ये कहती है कि प्रयास ही सपनों को पूरा करते हैं, सपने अपने आप से पूरे नहीं होते। सपने तो हर कोई रख लेता है, IAS बनना है, IPS बनना है, तो उसके पीछे जो मेहनत लगती है। हाँ, तो हमारे दौर में व्यक्ति यही सब चीजों के लिए ट्राई करता है। वो पढ़ाई इस हिसाब से करता था कि मेरी पढ़ाई के माध्यम से मुझे कुछ हासिल हो जाए, मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, या मैं चार्टेड अकाउंटेंट बन जाऊं, या मैं IAS या सिविल सर्विस में चला जाऊं। यही होते थे। आज कंपनी ने, आज तो बहुत सारे ऑप्शंस है स्टूडेंट्स के पास, बहुत बढ़ गए, बहुत ऑप्शंस बढ़ गए। आज 12वीं क्लास पास करते करते आदमी के पास कई ऑफर्स होते हैं। राइट। कई अपॉर्चुनिटीज होती है। संघर्ष तो वो का हुई है उस दिन के छात्र का और आज के छात्र का। तो आज के छात्र के संघर्ष में सुविधाएं हो गई है। हाँ। आज के छात्र का संघर्ष बड़ा आसान हो गया। आसान कैसे है, वो आप पूछेंगे कैसे हो गया? कंप्यूटर की मदद हो गई, मोबाइल की मदद हो गई, रेडीमेड प्रोजेक्ट्स मिलने लगे बाजार में, पेरेंट्स खरीद के लाके प्रोजेक्ट बच्चों को देने लगे। हर बच्चा 100 में से 100 लाता है, 100 में से 99 लाता है।
हमें बड़ा अच्छा लगता है कि शांत होता है। पर मैं आपको इसमें आपका एक ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूँगा। बताइए। आईफोन नाम की एक कंपनी है, एप्पल करके, उसने एक टेलीफोन का इजाद किया, एक आईपैड का इजाद किया, लैपटॉप का इजाद किया, एक ऐसी मशीन इजाद कर दी जिसको 3 साल का बच्चा भी उंगली चला चला देता है। और माँ बाप ये भ्रम पाले हुए हैं कि हमारा बच्चा होशियार है, स्मार्ट बन गया। सही बात है। होशियार तो वो कंपनी है कि उन्होंने अपने उस गैजेट को इतना स्मार्ट बनाया कि एक 3 साल का बच्चा भी उंगली चला के उसको ऑपरेट कर लेता है। तो दिस मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शन इज गोइंग टू द हेड ऑफ द पेरेंट्स कि माय सन इज अ स्मार्ट बॉय बिकॉज ही इज स्मार्टिंग ऑल स्मार्ट गैजेट्स। तो पेरेंट्स के दिमाग में एक मिथ्या शुरू से डेवलप हो रही है, हमारा बच्चा तो बहुत होशियार है। बट आई थिंक दैट इज वेरी हार्मफुल इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन दैट इज व्हाट आई फील इन अ पर्सनल कैपेसिटी। तो फील्ड्स आर मोर इम्पोर्टेंट। या कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन, तो मेरे क्या सपने थे? लड़कपन में सर सपने तो कम देखते हैं, ख्वाहिशें ज्यादा होती हैं। हाँ, सपने तो कम देखते हैं, ख्वाहिशें ज्यादा होती है। वो लोग ख्वाहिशों को सपनों का रूप देते हैं। दे देते। सही बात। तो जैसे जैसे समझ आने लगती है आदमी की और मार्गदर्शन माता पिता का होता है, तो मालूम पड़ता है कि इन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए सपना देखना पड़ता है, और उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए भी सपना पूरा करना पड़ता है, और सपना पूरा करने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। राइट। तो लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ड्रीम्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफर्ट्स। दिस इज व्हाट आई फील। और मैं अपने अपने लेवल पे अपने हिसाब से एफर्ट्स करता गया। हम अकेले ही चले थे जाने में मंजिल मगन, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, और आज आपके सामने बैठे हैं, इस मुकाम पे हैं। राइट सर। अभी आपने बहुत सारी बातें की, सपने, गोल्स, लेकिन स्पेशली आपने मैनेजमेंट का क्षेत्र क्यों चुना और कब, वो मोमेंट क्या था? It was by default how I came to management. राइट। जज्बा फौजी बनने का था, जज्बा आईएएस बनने का था। राइट। इसको पढ़ाई को करते करते जब उसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई, हमारे प्रयास विफल हुए, तो मैनेजमेंट हम मैनेजमेंट में हमको पहली सीटी पे जब हम प्रबंधन महाविद्यालय में पढ़ने के लिए पहुंचे और हमको मैनेजमेंट का एंट्रेंस पास किया, तो हमने फिर उसी को हमारा ध्येय और गोल बना दिया कि हम इसी में आगे बढ़ेंगे। राइट। और हमने होटल मैनेजमेंट पढ़ा और होटल में हमको जॉब मिल गई। और हमारे करियर की शुरुआत हमने एक छोटे से होटल से चालू की एज ए समर जॉब, और फिर आज यहाँ है। मतलब कि सपने कुछ और थे, लेकिन जो अपने रास्ते में आया तो उसको भी अपना एक सपना बना के उसमें मेहनत करते चले गए और आज इस मकाम पे पहुंचे। आप जब कुछ करते हैं तभी आपको मालूम पड़ता है कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं। सोचने में और करने में बहुत अंतर होता है। हमने सोचा, किसी सोच को अंजाम देने का प्रयास किया, उन प्रयासों में विफल हुए, फिर कुछ दूसरे प्रयास किए, उन प्रयासों को आप मैनेजमेंट की पढ़ाई कह सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बनना चाहते हैं, मैंने ऐसे कई किस्से सुने हैं कि कोई कहाँ से आके फिल्म इंडस्ट्री में आ जाता है, पहले पुलिस ऑफिसर था, उसमें आता, तो उसमें कोई जानता नहीं है। जब वो उसमें पढ़ता है और कुछ हासिल करता है, तब उस आदमी को लगता है कि मैं इसके लायक था, अपने में ये चीज पड़ी हुई थी। आप जब सफल होने लगते हैं किसी चीज में, तो आपको लगता है कि मैं इसमें बेहतर हूं, एंड दैट्स हाउ ग्रोथ कम्स अक्रॉस। उसके लिए किस प्रकार की मानसिकता के गुणों या योग्यता की आवश्यकता है, स्पेशली मैनेजमेंट में? व्हाट qualities we require to be a good excellent manager? Qualities for a good excellent managers, either I believe with मेरी अपनी पर्सनल राय जो है, डेफिनेटली मेरी अपनी राय वही चाहिए आपको। मैनेजमेंट की डेफिनेशंस तो कई बड़े बड़े मेरे से पहले विद्वानों ने दी है। मेरे जो एक आत्मीय गुरु थे मेरे पिता, और उसके बाद मैं जिनके बीच में सबसे बहुत नजदीक रह के मैंने काम किया, वो श्री अरविंद सिंह मेवाड़ थे। उनकी दी हुई एक डेफिनेशन थी, वो मैनेजमेंट को बोलते थे मैन विथ एज मेंट यानी कि क्रिएट करना, और आदमी उम्र के साथ ही कुछ क्रिएट कर पाता है। राइट। तो जिसे मैनेजमेंट रहना है, करना है, उसे पहले तो करेज टू क्रिएट, कुछ क्रिएट करने की हिम्मत होनी चाहिए कि मैं कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ। और विथ एज वो क्रिएशन जो है एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है, और हम आज इस जगह पहुंचे इतने सालों के प्रयासों के बाद, वो उसी का परिणाम, उसी सोच का परिणाम कि उम्र के साथ हम कुछ ना कुछ क्रिएट करते गए, चाहे वो हमारी डिग्रियों को जोड़ना हो, हमारी क्वालिफिकेशन को जोड़ना हो, या हमारे एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करना हो। और एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, तीसरे ऑर्गेनाइजेशन, हम
हर रोज ग्रो करते हैं, राइट। हर रोज कुछ लेके निकलते हैं। बट मोटे तौर पर मैनेजमेंट को इस तरह से लोग सोचते हैं कि समथिंग टू मैनेज पीपल, मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन, उसको चलाना। तो आप जब आप कुछ तो मैं दूसरा कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, क्रिएट करने की बात होती है। राइट, क्रिएट कब होता है आदमी? जब आप प्लान करते हैं, राइट, आप कुछ एग्जीक्यूट करते हैं, हम्म। फिर उसको डेलीगेट करते हैं, फिर उसको मॉनिटर करते हैं, उसके बाद ही तो कंक्लूजन आता है, तभी तो चीज क्रिएट होती है। तो दिस ऑल स्टेप्स आर पार्ट ऑफ बट पीपल क्रिएशन। फॉरगेट, दे ओनली डिफाइन मैनेजमेंट एज मॉनिटरिंग। वो कॉपी बुक मैनेजमेंट। राइट, आज आप उठा के किसी भी साइट पे जाएंगे, आप हर आदमी के आपको लीडर मिलेगा, कोचिंग इंस्ट्रक्टर मिलेगा। मैनेजर्स आर बोर्न, दे आर नॉट मेड। एक फिलॉसफी ये भी है, सम पीपल आर बोर्न मैनेजर्स। डेफिनेटली, आई आल्सो बिलीव दैट। मेरा अपना व्यक्तिगत ये राय है, बिकॉज मैंने मेरे अपने बॉस को देखा था, उन्होंने हम जैसे लोगों को उस जमाने में मौका दिया जब हम सुपरवाइजरी लेवल पे काम कर रहे थे, एंड ही ब्रॉट अस डायरेक्टली टू द मैनेजर लेवल, एंड ये कह के कि लेट देम कुक इन देयर ओन जूस, यस, दे विल कम आउट विद समथिंग। राइट, ये कुछ कर पाएंगे, कुछ करेंगे, इसलिए मैं उनको इतना आदर से और एक अलग ही लेवल पे उनको देखता हूँ कि मौका देने वाले लोग कम होते हैं। काम होते हैं सर। तो जो आपको मौका दे, आपको साबित करने का मौका दे, आपके स्किल्स को इम्प्लीमेंट करने का मौका दे, वही सही मायने में गुरु है। गुरु है, सही बात है। अगर आपको अपॉर्चुनिटीज ही ना दी जाए, अगर आज आप अगर कैसे मैं तो कर सकते मैं उस स्तर पे पहुंच चुका हूँ कि आज अगर वो मेरे को डिसोन भी करते हैं, हैं? राइट, तो मैं अपने आप को एकलव्य मानने को तैयार हूं। राइट, कि नहीं, तुम उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए, इसलिए मैं तुम्हें डिसोन करता हूँ। हम खुद ही कर लेंगे। मैं वो अगर मेरे को डिसोन भी कर देंगे, मैं उनको गुरु मानता हूं। सही बात। उनकी हर हॉबी को ऑब्जर्व करता था, उनकी रीडिंग हॉबी को देखता था, उनके म्यूजिक के टेस्ट को देखता था। तो मैंने उस दौर पे मेरे पिता को भी जब घर पे देखा, तो उनमें भी वही हॉबी थी जो मेरे बॉस में थी। सही बात। तो मेरे को घर पे भी ट्यूटर मिला और ऑफिस में भी ट्यूटर मिला। वेरी फॉर्चुनेट, वेरी फॉर्चुनेट। और अगर मेरे साथ लाइफ में कुछ अनहोनी भी हुई है, अच्छा, जो मेरे आसपास के लोग जानते हैं, वो मेरी अपनी गलती है, जिसको मैं इट हैपेंस। और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। ये कारण है मेरी ग्रोथ का। एक्सेप्टेंस इज एक्सेप्टेंस बिगेस्ट थिंग। एक्सेप्ट योर फॉल्ट, मूव फॉरवर्ड। मैनेजमेंट का बेसिक रूल ही सही है, फेलियर्स की तरफ मत देखो, आगे फॉलो इट अप। अगर आप स्ट्रॉन्ग फॉलोअप्स वाले आदमी हैं तो आप एक अच्छे मैनेजर हैं। डेफिनेटली। अगर आपका फॉलोअप पुअर है तो आप पुअर मैनेजर हैं। आप आगे आपने बढ़ बहुत ही बढ़िया वो जो मैनेजमेंट की परिभाषा दी। ये जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स होती है, उससे और जो उसमें जो आपका एक जनरल मैनेजर या ऑपरेशनल मैनेजर के तौर पर क्या रोल होता है? सर देखिए, इसके अंदर ऐसा है, ऑपरेशन जो है वो चाहे एक हेल्थ सेंटर का हो, एक नर्सिंग होम का हो, चाहे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का हो, इट शुड रन स्मूथली। वो स्मूथ, हर आदमी की अपेक्षा ही होती है कि वो स्मूथ चलना चाहिए। अब वो होता क्या है वो मैं आपसे बताता हूँ कि ऑपरेशन मैनेजर करता क्या है। क्लिनिकल मैनेजमेंट के अलावा जितनी भी चीजें एक अस्पताल के अंदर होती है, चाहे वो हेल्थ सेंटर में हो या किसी निजी नर्सिंग होम में हो या किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में हो, क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के अलावा जितनी भी सर्विसेज होती है वो ऑपरेशंस की जिम्मेदारी होती है। और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स और सिंप्लीफाई करता है इसको बाय इन्वेस्टिंग मोर फोकस ऑन ऑपरेशनल एक्टिविटीज। अच्छा, वही एक्टिविटीज की एक्सपेक्टेशंस अपन लोगों की सरकारी अस्पतालों से भी होती है, हेल्थ सेंटर से भी होती है, नर्सिंग होम से भी होती है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से भी होती है। पर हम चर्चा सिर्फ उन्हीं की करते हैं जो साइज में बड़े होते हैं। राइट। तो एक ऑपरेशन मैनेजर, एक मैनेजर जो हेल्थ सेंटर में काम करता है, उसका ही विस्तृत रूप है वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में करता है। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। His responsibilities are more wide. लार्जर पिक्चर देखते हैं आप, अब वही वाली बात है कि आप टेबल 2 का लिखते हैं या 20 का लिखते हैं, आगे एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ता जाता है। So it's like multiplication of the same We will have activities. to manage day-to-day affairs. Yes, we have to. We have to basically have a surveillance eye on day-to-day operations. A good leader Right. leaves it to his team and always do a surveillance. अच्छा, A surveillance eye होता है उसका. He sure with his SOPs. SOPs यानी कि standard operating procedures laid down by an operation manager in context to the vision of the company. company, right. Every hospital has a different vision. Every company has a different vision. Accordingly वो अपना स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। कोई गवर्नमेंट से पीपीपी मॉड्यूल पे होता है, कोई इंडिविजुअल ओनर्स का ड्रिवन होता है, कोई ट्रेजरी केयर का होता है। तो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज
of hospitals in corporate also. Right. So हर बेसिक आपको ये देखना है कि हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल होता है, Right. हॉस्पिटल होता है, तब उस हॉस्पिटल को आप जब छोटा कर देंगे तो वो हेल्थ सेंटर हेल्थ सेंटर हो जाता है. उसको थोड़ा बड़ा करेंगे तो नर्सिंग होम हो जाएगा, Right. सुविधाएं बढ़ती जाएगी और उसकी डेफिनेशन बदलती जाएगी. जैसे आज बहुत सारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, हाँ, तो हाँ, वो निजी भी है और कॉर्पोरेट हाँ भी है. निजी भी है. उसमें से आप देखेंगे कुछ निजी भी है, कुछ कॉर्पोरेट भी है, कॉर्पोरेट भी है. अब तो इक्विटी इसमें पब्लिक का होती अब है. तो पीपीपी इक्विटी बेस्ड हाँ कंपनीज आ इक्विटी गई. बेस्ड भी होती है. सो पीपल आर बाइंग स्टेक्स, दूसरी कंपनियां अपने हॉस्पिटल क्रिएट कर रही है, चेन ऑफ हॉस्पिटल क्रिएट कर रही है. उसमें उन सब हॉस्पिटल को चलाने के लिए एक डिपार्टमेंट पर्टिकुलर होता है जो ऑपरेशंस होता है, वो उसका मैं हिस्सा रहा. Right. आप ऑपरेशन संबंधित जो भी चीज मेरे से पूछना चाहेंगे मैं आपको अगर बहुत सही तरीके से आपको बता सकता हूँ. That's your job. That's my job. So I can speak on my job for hours given a chance. Right. I can explain each and everything how a corporate office operations are is functional. Say for example, starting from the entrance of a hospital, a patient get down from a car. Right. Patient जब कार से उतरता है तो वो टीम ऑपरेशन का गार्ड ही होता है नंबर 1, Right. जो उसको गाइड करता है. Right करता है. वो उसकी एक्टिविटी भी मेरे से कनेक्ट होती है. Right. उसको सही रास्ता बताने वाला, वहां से व्हील चेयर पे उसको बिठा के असिस्ट करने वाला, वो भी ऑपरेशन का बंदा होता है, जो उसकी व्हील चेयर को पुश करके डॉक्टर तक लेके आता है. Right. उसको वापस डायग्नोस्टिक में ले जाके डायग्नोस्टिक में जो बेसिक कस्टमर केयर सर्विसेज होती है वो सब ऑपरेशंस देखता है. उसके बाद Oh, everything is planned out. एवरीथिंग दे हैव स्टेप लेआउट्स. तो पेशेंट के लैंड होने से लेके डिस्चार्ज तक ऑपरेशन 100% इन्वॉल्व रहता है उसकी डे टू डे एक्टिविटीज में. ड्यूरिंग इस एडमिशन उसका खाना पीना रहना, स्नान ध्यान, उसका यूनिफॉर्म. In short, you it's can a guidebook for running the whole hospital. How to? I tell you, we do all intangible activities. आप Oh इस my वर्ड को God. हाईलाइट कीजिएगा. लोग हमेशा टेंजिबल चीजों को, टेंजिबल आर थिंग्स व्हिच कैन बी मेजर्ड. Right. ऑपरेशन जितनी भी एक्टिविटीज करता है वो सारी इंटेंजिबल एक्टिविटीज है. Right. ये हर चीज को समझना रहेगा हर इंडस्ट्री के अंदर. हाँ. जो भी लोग ऑपरेशंस कर रहे हैं स्पेशली हॉस्पिटल्स, दे आर डूइंग ऑल इंटेंजिबल एक्टिविटीज. इसीलिए उनका काम नजर नहीं आता, नजर नहीं उनको आता. मेजर नहीं हो सकता. उनको मेजर करने के लिए सिर्फ एक पेशेंट फीडबैक होता है. उस patient- अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छा hospital. बढ़िया है. But the reason अगर behind आपको- that is hard work of all this operational managing सही and बात है, बिल्कुल सही. enthusiasm. बिल्कुल सही बात है. इसमें बहुत सिंसियरिटी की. अगर कोई अस्पताल कामयाब हो रहा है तो दो ही चीजों पे हो सकता है. उस हॉस्पिटल का डॉक्टर, और डॉक्टर कब कामयाब होगा जब ही हैज अ स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. सपोर्ट के पास है. मेरी बात मैं आपको सॉरी इसमें इसको काट रहा हूँ इस बात को. हाउ उसमें मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आता हूँ. आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है डॉक्टर. The clinical excellence of a doctor is most Clinical important expertise, experience. for a success of any institution. Right. सेकंड चीज आती है उस डॉक्टर को अगर हम उतना ही स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर दे देते हैं तो उसका क्लिनिकल एक्सीलेंस और मल्टीप्लाई हो जाता है Right. Definitely. विद द बेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज. उसके बाद अगर आप उसके ऊपर बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम दे देते हैं ऑपरेशंस का तो फिर वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है. हाँ, सक्सेस इज देयर There. Granted. ग्रांटेड. आप मान सकते हैं कि उसको कोई फेल नहीं कर सकता. तो इसीलिए अब जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आ रहे हैं वो इंफ्रा पे फोकस कर रहे हैं. पेशेंट सेंट्रिक बोलते हैं सर्विसेज को डेवलप करते वक्त. Right. पेशेंट सेंट्रिक क्यों बोलते हैं वो लोग कि जो भी एक्टिविटी प्लान करो वो सब पेशेंट को देखते हुए उसके आसपास की चीजों को उस तरह व्यवस्था करो. चाहे उसका प्रोसेस फ्लो हो, पेशेंट का मूवमेंट हो, Right. वो सब कन्वीनियंस पे पेशेंट ही आगे होना चाहिए. पेशेंट फर्स्ट. Right. पेशेंट व्हील चेयर उतरते मिल गई तो यू आर हैप्पी मैन. अरे यार घर ही आया था, घर से मैं तो परेशान था, मूड में था, मेरे को अटेंडेंट मिला टू पुश माय व्हील चेयर, तो हमने उसको व्हील चेयर दे दिया. व्हील चेयर से आया, डॉक्टर के कैबिन के बाहर आया, फाइल दिया, उसका प्री अपॉइंटमेंट था, उसको फाइल तैयार मिल गया, डॉक्टर को अंदर लिया, डॉक्टर ने डायग्नोस्टिक लिखा, डायग्नोस्टिक हुआ. He feels very homely, comfortable feel करता है. हाँ बिल्कुल सही कहा. Then only he will come next time. अगर आना पड़ा वो सीक्वेंस ऑफ सर्विसेज अगर ऑर्गेनाइज हुई तो वो तो किसी को भी रिकमेंड करेगा. हाँ. क्या मैं गया था बिल्कुल ठीक हो गया, तुम भी जाओ यार, इट्स अ वंडरफुल प्लेस. सही बात है. इट डजंट लुक लाइक यू आर बीइंग ट्रीटेड. आप बीमार नहीं लगते, अपने आप को आदत है आपका, बीमार उसी से ठीक हो जाता ठीक हो है. जाता है. Proper care, attention care. अटेंशन इज द सही मोस्ट बात. इंपॉर्टेंट थिंग. हमें कुछ अच्छी या बुरी दिलचस्प घटनाओं के बारे में बताएं जिन्होंने आपको अधिक प्रेरित किया और इन दोनों क्षेत्रों में स्थायी प्रभाव डाला आपके पास. जैसे होटल में आपका बहुत बड़ा अनुभव है. होटल में तो सर मैं जिस कंपनी के लिए काम करता था उसका पंचलाइन बड़ा अच्छा था. मैनेज बाय महाराजा एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, द कंपनी इटसेल्फ वाज एक्सपीरियंस द ओरिजिनल. हम हेरिटेज होटल्स के ऊपर काम कर रहे थे. Right. तो हमारा जो ऑरा मैनेजमेंट था,
हम एक ऐसे झंडे के नीचे खड़े थे जो हमेशा लहराता ही रहता था। राइट। ऐसी कोई ऐसा दिलचस्प फंक्शन घटनाएं बनी? अब घटनाएं सर इतनी सारी है कि मैं अगर आपको इंसिडेंट टू इंसिडेंट सुनाना चाहूँ Right. तो आई वॉज अ प्रिविलेज बॉय वर्किंग अंडर सच अ प्रिविलेज मैन दैट आई वॉज एबल टू सी एंड मीट who of this country. Oh my. I was lucky enough to see Ratan Tata at a distance. His interaction with my boss, standing next to his chair, isn't it? Very See Henry Kissinger, Robert Blackwell, ये कुछ ऐसी हस्तियां जिनको हमने सर्विस दिया, लेडी कॉनिंगम, ऐसे कई नाम हिंदुस्तान में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और जो जिन प्रॉपर्टीज में मैं काम करता था वो विश्व की बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टियां थी। शिव निवास पैलेस, फतेह प्रकाश पैलेस, जग मंदिर आइलैंड, तो HRS हिस्टोरिक रिसोर्ट होटल्स जिसके लिए हमने कई सालों तक काम किया, वो खुद ही हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड भी था और काम करने का भी जो ट्रेनिंग ग्राउंड ही था। एंड द महाराजा वाज अहेड ऑफ टाइम्स। What was the name of Maharaja? Arvind Singh Mewar. Arvind Singh. He was ahead of his times. Right. When we left that company and we went to other company, we realized what we have left behind. Right. I must admit in front of this camera that what we left behind, we came to acknowledge it when we went to other companies, to the business hotels, where we saw the functioning, we saw the vision of the bosses, owners. That day we came to know the boss. He was not able to deliver certain things to us because of which we are out. Right. But the knowledge and the information what we attained at his properties were commendable. And those were the tools and practices till date which is helping us in surviving. वो अद्भुत एक्सपीरियंस आपको जो मिले, और जो अस्पताल में ऐसे कोई अनुभव रहे? Experience in the hospital एक ऐसी चीज है से बताऊँ, when I came in with a very dejected mood where let's do something into facilities. I came to hospital considering that I will do something into facilities. Because facilities सबको चाहिए, hospital को, mall को, hotels को, everybody wants facilities. So I was playing my second inning and I thought hospital would be a better place to play into facilities. हम जब facilities का सोच के hospital में आए थे तो hotel वाले सारे डिपार्टमेंट hospital में थे। अच्छा। तो हमने उस टूल को यहाँ इम्प्लीमेंट किया हमारे एग्जिस्टिंग, मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन जाइडस में जहाँ मैं काम करता था, वहाँ मैंने होटल की कई स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट किया और मेरे को काफी कामयाबी मिली और बच्चों को काम करने में बड़ी आसानी हुई। मैं बड़े गर्व के फक्र के साथ ऑन रिकॉर्ड ये बात कह सकता हूँ कि जाइडस हॉस्पिटल अहमदाबाद में पहला हॉस्पिटल था जिसने इन हाउस इंजीनियरिंग चालू किया। अच्छा। I was not in favor of having a contractual staff in my engineering. Engineering is a backbone of any hotel, any hospital, any building. तो हमने इन हाउस टीम डेवलप किया, कोई ठेकेदार का आदमी नहीं होगा, हमारी इंजीनियरिंग हमारी टीम चलाएगी। उसी तरीके से फिर हमने हमारा F&B डेवलप किया, फूड एंड बेवरेज जो है हम खुद चलाएंगे, हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं देंगे। हमारी डाइटिशियंस, हमारे फूड डिपार्टमेंट, उसी तरीके से हमने हमारे इन हाउस हाउसकीपर लाए। हमने सिंपली सफाई के लिए ठेकेदारों को काम नहीं दिया, तुम आओ झाड़ू लगाओ चले जाओ। So it started getting a very personal feel to the people who used to stay there, who used to stay there. They are more loyal. It's not matter of loyalty, sir. What happens when there is a contractor in any of the services? Yeah. I'll give you a technical point on it. एक बड़ा technical reason बताता हूँ contractual services में और in-house services में क्या difference होता है? Over the period of time, people start developing ownership. Oh. Gradually लोग अपने डिपार्टमेंट को ओन करने लगते हैं और अपनी पर्सनल रेपो से जोड़ने लगते हैं। और कॉन्ट्रैक्चुअल को क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलता है, आज तुम ये साइट देख लो, परसों वहाँ प्रॉब्लम आ रही, यहाँ के इंपॉर्टेंट सुपरवाइजर को उठा के दूसरी साइट पे भेज देता है, आपके यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो एक सिनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है सिस्टम को चलाने के लिए, दैट सिनर्जी इज मिसिंग। सो यू हैव टू हैव अ, इवन तो कॉन्ट्रैक्चुअल में भी हम तो ये कोशिश करते थे, पीपल हु यूज्ड टू कंटिन्यू फॉर मोर देन 2 years or 3 years, हम उनको रिवॉर्ड करते थे। अच्छा। ये ठेकेदार का आदमी लेकिन फिर भी 3 साल से हमारे साथ है तो हम उसको अलग से इंसेंटिव दिलवाते थे, उसको प्रायोरिटी रखते थे, उनको प्रमोट करके सुपरवाइजर लेवल पे लाते थे, भले कॉन्ट्रैक्टर के रोल में लाते थे, लेकिन यूज्ड टू प्रमोट देम। तो सर क्या होता है कि मेरा जो हॉस्पिटल का अनुभव ये कहता है, मैं होटल से आया था, मेरे लिए नया सब्जेक्ट था। हम जैसे चीजों को रिव्यू होटल में करते थे वैसे हमने डिपार्टमेंट्स को रिव्यू करते थे। ग्रेजुअली आई स्टार्टेड एंजॉयिंग, आई एंड अप डूइंग अनदर 7 years इन हॉस्पिटल। अभी तो कभी ऐसा लगता है कि मैं होटल में था ही नहीं, हॉस्पिटल में था, लेकिन जब होटल वालों से मिलता हूँ तो लगता है मैं होटल में हूँ, हॉस्पिटल में नहीं। तो आप जहाँ पर भी जाते हैं पूरी निष्ठा से अपना ही काम समझते करने लगते हैं। बराबर सर, काम कोई सा भी हो, मैं घर पे भी उतनी लगन से करता हूँ सर काम। सर एक और क्वेश्चन है, किसी भी अन्य क्षेत्र की तरह चिकित्सा विज्ञान भी बड़ी टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा है, दर्शकों के लिए इसे अपने अस्पतालों में लागू करने की आपकी रणनीति क्या है
उपचार के लिए ऐसी कुछ उन्नत टेक्नोलॉजी पर कुछ प्रकाश डालें। सर ये जो विषय है एक क्लिनिकल विषय है, राइट। और मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल जितने भी अस्पताल जो जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वे जहाँ मैंने काम किया Right. वहाँ पे तकरीबन सभी मशीनें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की है। And who decides कि भाई It's we want to the strategist, the CEO of the hospital decides the technicalities along with the owner's vision. अच्छा। What they want to procure it. First So of all, this is not a part of your this is never a part of operation. Operation उसकी सिर्फ साफ सफाई और अपकीप रखता है मशीन। यो आप नहीं डिसाइड करते नहीं, कि ये टेक्निक आई है, टेक्नोलॉजी आई है। टेक्नोलॉजी इज कम्प्लीटली से इसके लिए डिपार्टमेंट होता है बायोमेडिकल इंजीनियर। Right. वो इक्विपमेंट को इंस्टॉल करता है, इम्प्लीमेंट करता है और रिकमेंड करता है कि सर बाजार में ये नया आया है, ये टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है। वो अपने सीईओ को अपग्रेड करता है, अपडेट करता है। Right. और आउटकम्स जो होते हैं सीईओ का डॉक्टर का डिस्कशन के बाद, डॉक्टर्स आर द पीपल हु डिसाइड्स व्हाट टेक्नोलॉजी टू बी अडॉप्टेड। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी Right. और एनी अपग्रेडेशन ऑफ सॉफ्टवेयर्स, Right. रनिंग सॉफ्टवेयर, दिस ऑल आर डिसाइडेड बाय डॉक्टर्स। डॉक्टर्स को असिस्ट करने के लिए बायोमेडिकल टीम होती है और इन सबको लीड करने के लिए सीईओ होता है। तो ऐसा ही वो दवाइयों में भी ऐसा होगा। दवाई में भी ऐसे ही होता है सर। हम ऑपरेशनल पार्ट, डिस्पेंसिंग पार्ट हम लोग मैनेज करते हैं ऑपरेशन टीम वाले। बट जो टेक्निकल पार्ट होता है, प्रोक्योरमेंट अपने आप में एक अलग डिपार्टमेंट होता है सर। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होता है। प्रोक्योरमेंट में आपका कुछ लेना प्रोक्योरमेंट देना में नहीं हमारा है? कोई लेना नहीं देना रहता है। प्रोक्योरमेंट इज कंप्लीटली डन बाय परचेज डिपार्टमेंट। अच्छा। स्पेशलिस्ट लोग होते हैं उसके लिए और वो लोग रिपोर्ट करते हैं सीईओ को। Right. तो सीईओ कोई भी लेकिन टेक्निकल आप वही तो देखते होंगे ना कि वो बराबर चल रहा है या नहीं। हम सर ब्रेकेजेस देखते हैं, डैमेजेस देखते हैं, सिक्योरिटी देखते हैं। अब ऑपरेशन क्या क्या देखता है मैं आपको विस्तार में वो बताऊंगा तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा टेक्निकल क्या वो देखता है और ऑपरेशन क्या देखता है। वही हमारे दर्शकों के लिए बहुत सबसे जरूरी इम्पोर्टेंट है। चीज सर, ऑपरेशन डिपार्टमेंट जो है सही बात है। ऑपरेशन देखता है सिक्योरिटी, सुविधा, सिक्योरिटी देखता है, पेशेंट की कस्टमर केयर सेवाएं जो ओपीडी के अंदर पेशेंट आते हैं आउट पेशेंट में, हाँ। उनकी सारी सेवाओं की देखभाल ऑपरेशन डिपार्टमेंट करता है, जो कि कस्टमर केयर डिपार्टमेंट होता है। Right. पेशेंट आया, उसको रिसीव करना, उसका बिल बनाना, उसको डॉक्टर को दिखाना, फिर उसको वापस डायग्नोस्टिक के लिए गाइड करना, गाइड करके उसको लैब के सारी गाइडेंस जो प्रोवाइड की जाती है वो ऑपरेशन के द्वारा कार्य होती है। तो सर एक जैसे कोई पेशेंट को कुछ दिक्कत हुई हाँ। तो whom should he complain कि ऑपरेशंस में अच्छा, कि फिर अच्छा। क्योंकि ज्यादातर लोग डॉक्टर से ताल्लुकात रखते अच्छा, हैं डॉक्टर कि से- रिसेप्शन में बैठा है बोल देते नहीं, हैं सर। हमका ये है वो है। सर क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट में हर सेक्शन के ऊपर बैठे हुए एक सेक्शन सुपरवाइजर होता है और उसके ऊपर एक डीएम होता है, ड्यूटी मैनेजर, राइट। जो राउंड द क्लॉक फ्लोर पे होता है। उसके कॉमन नंबर सब जगह सर्कुलेटेड होते हैं और हाईलाइटेड होते हैं। अच्छा। इन केस ऑफ क्या होता है सर, उसमें एस्केलेशन लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2। Right. अगर आपको किसी भी प्रकार की असुविधा होती है आप बोर्ड पे देख के वो फोन करेंगे, उस आदमी आपको उत्तर देता है। उसके बाद एक डीएम ड्यूटी मैनेजर का डेस्क होता है, जो ड्यूटी मैनेजर को आप संपर्क कर सकते हैं। ये हर अस्पताल में होता है सर, सरकारी अस्पतालों में भी होता है। वो बात अलग है कि वो व्यक्ति अपनी जगह पे मिले ना ना मिले। वो व्यक्ति से व्यक्ति डिपेंड करता है। बाकी व्यवस्था सर और भी कोई रिसीव करे ना करे और भी कोई कहीं रिसीव पे। नहीं करे। ये सब वो व्यक्तियों पर डिपेंड करता है जिनको आप शॉर्टलिस्ट करके अपनी टीम में रखते हो। Right. उन पर निर्भर करता है कि उन सेवाओं का क्या रूप बनेगा या बिगड़ेगा, उस पर निर्भर करता है। सर जो इंडिया और वर्ल्ड ओवर में कोरोना की भयानक महामारी आई जो वर्ल्ड उसके दौरान आपने उन विभिन्न और कठिन समयों का मैनेजमेंट कैसे किया? सर मैं वेरी क्रूशियल। क्वेश्चन क्रक्स तो ये रहा सर कि जानकारी के अभाव में हम लोग भी उतने ही कंफ्यूज थे जितना पेशेंट था। और अस्पताल होने के नाते हमारे साथ टेक्निकल टीम थी जो हमको एजुकेट करती थी। अकॉर्डिंगली हम हमारे स्टाफ को एजुकेट करते थे और उसके अनुसार हम पेशेंट की देखभाल करते थे। बड़ा कठिन समय था सर, उसको याद करके भी आज किसी भी व्यक्ति की रूह कांप जाती है। और हमारी कंपनी तो एक ऐसी दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी जिसके लिए 2 किलोमीटर लंबी लाइन थी। हाँ मैंने सुना था। उस 2 किलोमीटर लंबी लाइन रेमडेसिविर एक इंजेक्शन था जो हमारी कंपनी के यहाँ से डिस्पेंस हो रहा था। उसके लिए गवर्नमेंट के अपने नियम कायदे थे, उनको हम फॉलो कर रहे थे। पुलिस प्रशासन हमारे साथ था, शहर का सारा प्रशासन ही हमारे साथ था, हेल्थ भी हमारे साथ था, प्रिकॉशनरी भी हमारे साथ था, हमारी सेफ्टी के लिए भी पुलिस तैनात थी। और जो पेशेंट लाइन में थे उन चीज़ों को मैनेज करते करते मैं खुद 2 बार कोरोना का शिकार हुआ। ओह माय गॉड। और किस्मतवश मेरी पत्नी को लगा और हम स्वस्थ रहे और ईश्वर ने हमको किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होने दी, हम खुशकिस्मत रहे। लेकिन सबसे दुख की बात उस दौरान यही लगती थी कि हम एक ऐसी पोजीशन पे होते हुए भी किसी की मदद नहीं कर पा रहे थे।
मदद इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि उस दिन मुझे लगा कि इस देश में अनुशासन की कमी तो है ही, पर वो ऐसे खतरनाक समय में और पराकाष्ठा में लोग जाके अनुशासनहीन हो गए, डिसिप्लिन लोगों का खत्म हो गया। इसलिए इस बीमारी को डील करने में हमें और तकलीफ है। अगर हम थोड़ा और इसको समझदारी से और अनुशासित ढंग से करते तो कई लोग और बच सकते थे और सेवाएं और दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल हो सकती थी। अब हम आपको बताते हैं कि महामारी में डर कैसे बढ़ता है। ये प्रश्न आपने भी नहीं सोचा होगा। जब इस प्रकार की महामारी होती है तो किसी सिविल अस्पताल के बाहर एक पत्रकार क्या करता है, 15 एम्बुलेंस की लाइन है, वो उसका फोटो खींचता है, दिखा देता है और अखबार पे दिखाता है। अब सर 15 एम्बुलेंस में 15 पेशेंट आए होंगे। हाँ, अनुमानित आपको एक स्टडी बता रहा हूँ आपको, जो मैंने अनुभव किया। 15 एम्बुलेंस में 15 पेशेंट आए होंगे। 15 एम्बुलेंसों को खड़ी रहने के लिए कितनी जगह चाहिए? 15 एम्बुलेंस, एक 15 मीटर की, 15 फीट की एक एम्बुलेंस है, तो मैं अगर 25 फीट के हिसाब से भी 15 एम्बुलेंस, तो 300 मीटर की लाइन लंबी हो गई। हम 15 पेशेंट को अंदर लेने के लिए एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। उसी तरीके से बाहर, अंदर से 15 आदमी बाहर निकलेंगे तब ये 15 अंदर जाएंगे। तो हम वैकल्पिक व्यवस्था जो करते हैं, मेरा ये मानना है उसको हमें वापस दोहराना चाहिए। उस एक्टिविटी को ड्रिल की तरह दोहराना चाहिए कि हम जो वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं हम कि हमको करके देखना है बस। हम दिल से उस वैकल्पिक व्यवस्था के ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं करते। मैं कहता हूँ वो एक केस स्टडी की तरह स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ाया जाना चाहिए। एक वैकल्पिक व्यवस्था हेल्थ और हाइजीन को लेके स्कूलों में एक विषय होना चाहिए। इसके साथ साथ एक कोर्स और स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। एज एडमिनिस्ट्रेटर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, फायर फाइटिंग हर स्कूल का अनिवार्य एक सब्जेक्ट होना चाहिए और बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को अवगत कराया जाए। खासतौर पे जो 8वीं से लेके 12वीं क्लास के अंदर बोर्ड का एग्जाम पास करता है, वो SUPW में आदमी को, बच्चों को फायर ट्रेनिंग करेगा। फायर और BLS के 2 एग्जाम बच्चा 12वीं क्लास पास करते करते कर लेना चाहिए था, उसको 12वीं पास नहीं समझना चाहिए। कंपलसरी इट शुड बी, ये 2 पेपर आपको पास करने हैं, प्रैक्टिकल प्लस ड्रिल प्लस रिटन एग्जाम्स। ये 2 चीजें होगी तभी आगे जाके चाहे वो बिल्डर बने, चाहे वो इंजीनियर बने, सेल्फ डिसिप्लिन आएगा। आप जहाँ शिक्षित कर सकते हैं व्यक्ति को, वहां नहीं कर रहे हैं। जहाँ शिक्षित कर सकते हैं वहां व्यक्ति को शिक्षित नहीं कर रहे हैं। वही वाली बात है कि हम चेक पोस्ट पे जा रहे हैं, हमारा व्हीकल स्कैन हो रहा है, हमारा पैसा कट रहा है फास्टैग पे, हम संतुष्ट हैं, हम निकल गए। तो RTO चाहे तो व्हीकल वहीं चेक कर सकता है, और हाईवे को रोक के उसको गाड़ी चेक करने की आवश्यकता नहीं। ये 2 उदाहरण है कि हम जहाँ चेक पोस्ट पे हमारा इंश्योरेंस चेक हो सकता है, हमारी गाड़ी की फिटनेस चेक हो सकती है, और वहीं साइड में यार्ड बना दिया जाए, आप गाड़ियाँ खड़ी कर दो। हम आपके यहाँ प्लम्बर भी देते हैं, इलेक्ट्रिशियन भी देते हैं, आप अपनी गाड़ी फिट करके आगे ले जाइए। सही बात है। तो मेरा ये मानना है कि नैतिक शिक्षा की आवश्यकता ज्यादा जरूरी है, और नैतिकता में सिर्फ मॉरल साइंस नहीं पढ़ा, टेक्निकल साइंस पढ़ा। आदमी टेक्निकली जब साउंड होगा तो मॉरली अपने आप ही साउंड आ जाएगा। आदमी मॉरल की बात जब करता है जब वो टेक्निकली साउंड नहीं होता। अगर आप टेक्निकली साउंड है तो आप मॉरल साइंस की बात नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। ये जो पैंडेमिक हुआ कोरोना का, तो जो सरकार ने उस टाइम बहुत से कानून नीति सब बनाते रहते थे, हर 2 दिन कानून अलग अलग आते थे, जैसे डीमोनेटाइजेशन की। तो ये जो नीतियां जो सरकार की थी, उसने आपके काम के में मदद की या फिर दुविधा बनी? सर जहाँ तक हेल्प और हिंड्रेंस? नहीं, इट वाज नेवर एन हिंड्रेंस। सरकारी एजेंसी हिंड्रेंस कभी नहीं थी, क्योंकि हेल्थ केयर जो मेजर कंट्रोल्स हैं सरकार के पास ही है, प्राइवेट प्लेयर्स तो बहुत कम है। आज अपोलो जैसा बड़ा चेन 10,000 बेड मेंटेन करता है, मणिपाल जैसा 10,000 बेड करता है, हमारे जहाँ छोटा सा अस्पताल 1000 बेड मेंटेन करता है अक्रॉस गुजरात। तो ये उदाहरण के लिए, पर सरकार तो इस बीमारी के बारे में जानकारी किसको थी? किसी को नहीं थी। जैसे जैसे रिसर्च आती गई वैसे वैसे इम्प्लीमेंट करती गई। पर जो महामारी का डर फैला, डर लोग मर भी रहे थे, मर भी रहे थे और डर भी रहे थे। पर जहाँ इम्यूनिटी जिस कंट्री का, हम तो फिर कम मरे, क्यों मरेगा? इम्यूनिटी ज्यादा थी शायद। क्यों? कि हम ऐसी व्यवस्था में जन्मे हैं, ऐसी व्यवस्था में पले बड़े हैं कि हमको सर्दी जुकाम लेके तो हम घूमते हैं।
तो जब ये रोग आया, जैसे जैसे जानकारी सरकार के पास आती गई, वो जुटाती गई, हमको देती गई। और डरा हुआ आदमी क्या करता, सिर्फ बचने की उम्मीद करता। तो हर आदमी को जीने की उम्मीद नहीं थी, बचने की उम्मीद थी। मैं बच जाऊं बस, उसको उम्मीद थी कि आगे कुछ इलाज आ जाएगा। इलाज तो अभी भी कोई आदमी ये नहीं कह रहा बाजार में कि कोरोना का इलाज मिल गया है। अभी तो ये बातें हो रही है कि क्रोसिन खा लो, ये जो वैक्सीनेशन हुआ है उससे हार्ट के डेथ रेट में बढ़ोतरी हुई है। ये सब एजम्पशंस है, assumption है। कोई सॉलिड कोई तर्क साथ एविडेंस के साथ Evidence नहीं है। ये सिर्फ वो जैसे कहते हैं ना, मीडिया गिमिक्स जिसे हाँ। कहते हैं, वर्ड टू वर्ड। सर, निजी स्वास्थ्य देखभाल उद्योग ने कोरोना महामारी से क्या सीख ली? व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस? जो सरकार ने तो जो सीखा नहीं सीखा अलग बात है, आपने जो प्राइवेट इस में है हेल्थ केयर में, आपने क्या सीखा? हर अस्पताल ऑक्सीजन बैंक बनाने की सोचने लगा, नंबर 1। हर अस्पताल आइसोलेशन बनाने की सोचने लगा। अच्छा, आइसोलेशन। छोटा से छोटा नर्सिंग होम भी अपने यहाँ 1-2 आइसोलेशन रूम बनाने लगा। बड़े अस्पताल जिनके पास आईसीयू छोटे थे वो आईसीयू बड़े करने लगे, आइसोलेशन रूम बढ़ाने लगे, ऑक्सीजन जहाँ सिलेंडर्स की खपत, स्टैंड बाई सिलेंडर्स स्टॉक होने लगे। और तो और पीपल हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन हेल्थ केयर। जिनका इंश्योरेंस 5 लाख का था उन्होंने 25 लाख का करवा दिया। राइट। जो 1 लाख रुपए वाला था वो 2 लाख पे पहुंच गया, जो 25,000 वाला था वो 1 लाख पे पहुंच गया। तो ऑल टुगेदर किसी को बेनिफिट हो नहीं हो, हेल्थ केयर में इंश्योरेंस कंपनीज को जरूर बेनिफिट हुआ। और इससे मैं बेनिफिट तो क्या कहूंगा, इसमें यह है कि लोगों में जागरूकता आई है, अवेयरनेस बढ़ गई। जान का भय किसे नहीं होगा, उस भय बिन प्रीत नहीं। जब भय आया तो लोगों ने हेल्थ केयर में, हेल्थ से, स्वास्थ्य से प्रीत कर ली। और अब नाउ हेल्थ केयर खुद अपने आप में एक नया बिजनेस बन के लोगों ने इसको इंडस्ट्री कहना शुरू कर दिया। उद्योग बोलते हैं इसको। पर्यटन को उद्योग बनाने में गवर्नमेंट को 50 साल लगे, लेकिन हेल्थ को उद्योग बनाने में सिर्फ 2 साल लगे। आप जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर होता है किसी भी अस्पताल में और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसमें संतुलन कैसे बनाया जाता है? सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो सर एक कॉस्ट एलोकेशन एट द टाइम बिजनेस स्टार्ट जब होता है उसी टाइम कुछ कॉस्ट एलोकेट होती है ऑपरेशंस को, उस कॉस्ट के अंदर ऑपरेशन डिपार्टमेंट को मैनेज करना होता है। उसके अंदर जो कैपेक्स इन्वेस्टमेंट होता है वो ग्रेजुअली आके जो नई चीजें इंट्रोड्यूस करनी होती है भविष्य के लिए, तो कैपेक्स अप्रूवल के साथ, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ इंक्लूड किया जाता है। लेकिन कुछ कैपेक्स इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जो अपने आप स्वतः ही ऑपेक्स हो जाते हैं खरीदते। सही बात है। उदाहरण के लिए जैसे आपको कोई सर्विस इंप्रूवमेंट के लिए कोई चीज खरीदनी है, और सर्विस इंप्रूवमेंट पेशेंट को इनडायरेक्टली मिलेगी लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट स्टाफ को मिलेगी। से फॉर एग्जांपल उसको एक मॉप खरीदना है, तो आजकल आधुनिकता में मॉप ट्रॉलीज आ गए हैं। पहले वो बाल्टी तोड़ के चलता था, बंदा के लिए की बाल्टी लेके घूमता था, फटीक होता था। आज वो मॉप ट्रॉली लेके चलता है, बाल्टी आता है 100 रुपए का, मॉप ट्रॉली आता है 5,000 रुपए का। तो दैट इज एन कैपेक्स कॉस्ट, बट इट इज कन्वीनियंस टू द पेशेंट एज वेल एज कन्वीनियंस टू द स्टाफ ऑल्सो। तो जो फटीक लेवल कम होता है तो आपकी स्टाफ का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, उसका आउटपुट बढ़ जाता है। तो ऑपेक्स और कैपेक्स का एक सर वो टिपिकल सा रिलेशन है। डज इट कम इन योर परव्यू? यस, मेरे डिपार्टमेंट का हाँ, यस, उसका मेरे को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर मेरा उसका आरओआई जो है और उसका हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू मेक दैट इन्वेस्टमेंट, आई हैव टू कन्विंस विद माय अप्रोच टू माय बॉसेस दैट दिस इज रिक्वायर्ड। और यहाँ कितनी बार फ्रस्ट्रेशंस भी डेवलप होते हैं। एक ऑफिस मैनेजर नीड समथिंग एंड ही इज बीन आस्क्ड नो यू कांट, यू मैनेज इट, दैट्स वेयर द रिफ्ट अराइजेस। कुछ बजटरी रेस्ट्रिक्शन, बजट रेस्ट्रिक्शंस जनरली ऑपेक्स बड़ा होता है या ये? सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो कैपेक्स तो सर हर साल एड ऑन होता जाता है। यानी कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हर साल तो होता नहीं होता। तो जहाँ जो चीज़ों की जरूरत होती है ब्रेकडाउन होते हैं, लेकिन ब्रेकडाउन के अगेंस्ट जो अपनी इन्वेस्टमेंट करता है वो है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लेकिन फाइनेंस उसको हमेशा कैपेक्स में काउंट करता है। राइट। तो ये डिफरेंस सर, ये रिफ्ट तो हमेशा ऑपरेशंस के और फाइनेंस के रहती है। ऑपरेशंस कीप डिमांडिंग बिकॉज इनटेंजिबल है, और फाइनेंस को सिर्फ टेंजिबल चीजें नजर आती है। तो ऑपरेशंस के लिए चैलेंज हमेशा रहता है कि कैसे कन्विंस करूं। आपने मशीन पे पैड 3 बार घुमाया, पैड घिस गया, ये इतना कितना घिस रहे हो, और वो उसको मेजर नहीं कर सकते कि सर दिन में 3 बार चलता था, आज मैं 6 बार चला रहा हूं। तो सिंस इट इज अनमेजरेबल थिंग्स, तो इनके एक्सपेंसेस तो हमेशा लोगों को हायर साइड लगता है। ऑपरेशन एक्टिविटीज हमेशा सर स्क्रूटनी पर रहती है। सफाई का कोई मेजरिंग टर्म नहीं है। अब तो ऐसे ऐसे इक्विपमेंट आ गए हैं सर, लेजर पेन देख के आप डाल के चेक कर सकते हैं ये फोन पे डस्टिंग हुआ कि नहीं हुआ। So checking has gone to that level where you are going to have lights which will show you नहीं आपने ये कपड़ा नहीं मारा है।
सही बात। सो स्टैंडर्ड्स आप क्या बेंचमार्क आपका बेंचमार्क क्या है, अकॉर्डिंग टू क्या लेवल रखना चाहते हैं? अकॉर्डिंग टू बेंचमार्क सर कैपिटल एक्सपेंसेस डिसाइड होता है। सर एक हॉस्पिटल में जैसे स्पेशली टॉकिंग अबाउट प्राइवेट, एक ब्रांड नेम या फिर सर्विस या फिर द एक्सपर्टाइज ऑफ डॉक्टर्स, जो आपने पहले बात की, विच अट्रैक्ट्स मोर? दर्दियों को कौन वो लुभाता है कि भाई हम चाहे तो यहाँ जाए, भले 2 लाख ज्यादा देना पड़े, समथिंग लाइक दैट। सर वो ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक हॉस्पिटल वो रैपो डेवलप करता है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का कल्चर तो पिछले 10 साल से आया है इंडिया में, और कितने लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं? वेरी फ्यू। और गवर्नमेंट जो स्कीम्स लेके आ रही है वो कई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल एंटरटेन नहीं करते हैं। हाँ, कई हॉस्पिटल कॉर्पोरेट है जो गवर्नमेंट की स्कीम्स को एंटरटेन नहीं करते हैं, तो उनका क्लाइंटेल ही अलग है। ब्रांड इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। ब्रांड वही डेवलप कर पाता है जो सर्विस दे पाता है। सर्विस वही दे पाता है जिसके पास डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं। तो इनिशियली जब मैंने आपको पहले जैसे कहा था कि डॉक्टर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आपने बोला था डॉक्टर इज द यूएसपी ऑफ दिस ट्रेड। और डॉक्टर को अच्छा परफॉर्म कर पाता है, वो गवर्नमेंट में भी कर पाएगा, पीएससी में भी कर पाएगा, अगर उसका इंफ्रा उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, सपोर्ट। और बाकी ये इनकी परफॉर्मेंस सर इनके सोल और इनके कॉशियस पे डिपेंड करती है। डॉक्टरों का अपना चित्त क्या कहता है, उसकी आत्मा क्या कहती है, उस पे उसकी फ्रॉम इनसाइड हाउ गुड ही इज। हेल्थ सेक्टर कंप्लीटली डिपेंड ऑन डॉक्टर्स आत्मनिर्भरता है। उसका कॉन्शियस क्या अलाउ करता है और वो कैसे काम करना चाहता है उस पर, बिकॉज मैन मैनेजमेंट में मैन सबसे इंपॉर्टेंट है। आप मैन मटेरियल मूवमेंट तीनों पढ़ते हैं मैनेजमेंट में, लेकिन मैन का मूवमेंट ही सही नहीं होगा तो मटेरियल क्या काम का सही और किसको मैनेज करोगे? तो मैन का मूवमेंट राइट कैसे करा जाए वो मैन के ऊपर खुद पर डिपेंड करता है। इट कंप्लीटली कम्स फ्रॉम इंडिविजुअल कैरेक्टर्स। अब जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़ी सर्जरीज करते हैं, बड़ी बड़ी क्रिटिकल लोगों को ठीक कर देते हैं, तो आफ्टर ऑल सर आर्ट तो है। दे आर मैजिशियंस, आई कॉल देम, दे आर गॉड। राइट, आई आल्सो बिलीव दे आर नेक्स्ट टू गॉड। एट टाइम्स गॉड तो इनडायरेक्टली आएगा, लेकिन वो डायरेक्टली आके आपको ठीक करके चला जाता है। ये सर बिल्कुल एक अध्यात्म का विषय है। अगर डॉक्टरों के ऊपर बात करी जाए ना तो इट विल बिकम मोर लाइक अ स्पिरिचुअल थिंग। बड़ा दर्शन का विषय है डॉक्टर। चिकित्सा पद्धति जो है और चिकित्सक हैं, चिकित्सकों की जिंदगी प्लेइंग द रोल ऑफ गॉड, तो उसमें अगर वो जितना तत्व बढ़े तो अच्छा काम होगा। सर एक पूछना है कि आजकल के जो युवा लोग हैं, तो ये जो निजी सेवा क्षेत्र है मेडिकल का, उसमें स्पेशली इन मैनेजमेंट जॉब की कितनी संभावना होती है? मतलब जॉब मिल जाता है? आपका कहने का मतलब हेल्थ केयर में क्या? हाँ, हेल्थ केयर में तो संभावना है। आप तो आने वाले टाइम में जो भी हेल्थ केयर का है, वी आर लिविंग इन अ मेटेरियलिस्टिक पैराडाइज, आई कॉल इट। भौतिकता के परम पे जी रहे हैं हम लोग। तो सबसे ज्यादा आदमी को अपनी आवश्यकता पड़ने वाली है तो चिकित्सकों की और चिकित्सा की पड़ने वाली है। हाँ, वो तो है, लेकिन उसमें जैसे आप कर रहे हैं मैनेजमेंट में, तो उसमें इसमें कई सरकार ने कई प्रकार के कोर्सेज चला रखे हैं। कई लोग एमएचए करके आते हैं, मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन करके आते हैं। अच्छा। कोई आईआईपीएचएम आप गांधीनगर के अंदर बहुत अच्छा एक इंस्टीट्यूट है, मिस्टर मालवंकर मैनेज कर रहे हैं, बड़ा खूबसूरत इंस्टीट्यूट है। वो बाकायदा पर फिजियो इसमें हेल्थ केयर के अंदर दुनिया भर के डिप्लोमा कराता है, कोर्सेज करवाता है, नर्सिंग कोर्सेज करवाता है। अच्छा। अपॉर्चुनिटीज कंसिडरिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स, बहुत सारी है। सही बात। आपकी काबिलियत के आधार पर आपके लिए बहुत काम है हेल्थ केयर। डिपेंडिंग कि आपको शहर का एसपी बनना है, पुलिस में सिपाही भी बनते हैं, एसपी भी बनते हैं, सब इंस्पेक्टर भी बनते हैं। उसी तरीके से हेल्थ केयर में भी आप अगर डॉक्टर बन सकते हैं आप डॉक्टर बनिए, और तो सर आप बायोमेडिकल इंजीनियर बनिए। राइट, हर लेवल पे आप लैब टेक्नीशियन बनिए, आप लैबोरेटरिस्ट बनिए, आप रेडियोलॉजिस्ट बनिए। बहुत सारे स्कोप है, बहुत सारे स्कोप्स हैं। बेसिकली देयर आर नंबर ऑफ कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज। इको मशीन ऑपरेट करने के लिए इको ऑपरेट मशीन है, सीटी मशीन ऑपरेट के लिए सीटी टेक्नीशियन है, रेडियो मशीन ऑपरेट रेडियो टेक्नीशियंस है, एक्सरे मशीन के लिए एक्सरे टेक्नीशियंस है। सो देयर आर हेल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप ईएमटी टेक्नीशियन बन गए, इमरजेंसी टेक्नीशियन, इमरजेंसी एम्बुलेंस के साथ चलते हैं। डिपेंड करता है आपकी अपनी काबिलियत पे, आपके प्रयासों पे और आपकी लगन पे आप क्या करना चाहते हैं। बाकी देयर आर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज।
आप कैशियर बन के भी जिंदगी निकालते हैं लोग बैंक में, हाँ। और हॉस्पिटल में भी कैशियर बन सकते हैं, बिलिंग कर सकते हैं, बिलिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप फार्मेसी में करियर ले सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, बहुत सारा स्कोप। बहुत सारा स्कोप तो सर सब जगह है हिंदुस्तान में। प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को ढूंढना नहीं ढूंढना नहीं है, हार्डवर्क भी नहीं करना है। मैं बाबा अमरनाथ के दर्शन करने जाऊं और मुझे सीधा कोई अमरनाथ के सामने खड़ा कर दे। सर जहाँ तक मैनेजमेंट का सवाल है कि ये अस्पतालों में जो कि एक सस्ती चिकित्सा और उत्कृष्ट सेवा, तो उसमें कैसे बैलेंस रह पाता है कि आप चीप मेडिकल सर्विसेज देना तो चाहते हैं लेकिन भी अच्छी भी देना चाहते हैं, तो ये एक चुनौती जैसा हो जाता है, स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल। सर सस्ता और महंगा बिल्कुल वैसे ही है जैसे बाकी वस्तुओं के ऊपर होता है। अच्छा, सस्ता चिकित्सा ही सस्ती क्यों चाहिए, मेरा पहला प्रश्न ये है। वेरी गुड। मेरा पहला प्रश्न ये है, आपको चिकित्सा सस्ती क्यों चाहिए? तो पहले हमें ये सोचना होगा चिकित्सा सस्ती हो कैसे। ये सब लोग अभी तो मुफ्त मांग रहे हैं, स्पेशली आई विल टॉक अबाउट दिल्ली कि भाई मोहल्ला क्लिनिक देते हैं, हम फ्री सेवा देते हैं, सस्ती नहीं फ्री चाहते हैं। मैं समझ गया सर, आप तो इसमें अच्छा देना और मुफ्त में देना, तो हाउ इज इट पॉसिबल? सर मैं आपको इस बात में इसका ध्यान कहीं और ले जाना चाहूँगा। आप इस चीज़ में चिकित्सा क्षेत्र में ऐसे कई देश हैं जहाँ लोगों को कुछ भी पैसा पे नहीं करना पड़ता। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है जहाँ हर आदमी का इलाज इंश्योरेंस कंपनी देती है। अच्छा, डॉक्टर को फीस भी डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी दे जाती है, आपका इंश्योरेंस कार्ड होता है, नंबर होता है, डॉक्टर को डायरेक्ट फीस वहाँ से मिलती है। तो वहाँ प्राइस कंट्रोल मैकेनिक्स जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। हमारे यहाँ है इट्स मिक्स्ड इकोनॉमी। राइट। हम बचपन में जो पढ़ते थे भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी देश हाँ है। वो तो पर अभी जो व्यवस्था है मेरी अपनी राय में, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटल। जहाँ उसी बिजनेस को गवर्नमेंट भी कर रही है, उसी बिजनेस को कंट्रोलिंग एजेंसी भी कर रही है और प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है। तो ये कंट्रामेंट तो रहेगा कि सस्ता कर दूं, फ्री कर दूं, ये जो फ्री का कल्चर है सर, इसको स्टॉप लगाने की जरूरत है। अगर आपको बेस्ट सर्विस चाहिए तो ये बेस्ट सर्विस तो नहीं सर, बेस्ट सर्विस तो मिल रही है। ना सर, बेस्ट सर्विस के सिर्फ 3 क्राइटेरिया है। राइट। आम हिंदुस्तानी डिसिप्लिन हो जाए, हाँ, नंबर 1। आम आदमी जो नौकरी कर रहा है वहां पे वो सिंसियर वो सिंसियर हो जाए। और बीएस हॉस्पिटल की बिल्डिंग जायडेस से बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ के किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से बड़ी है, लोग क्यों नहीं जाते वहाँ? पर आम आदमी जा रहा है ना, जिसको सुविधा मिल रही है जा रहा है। लेकिन वहाँ जो काम करने वाला चतुर्श्रेणी कर्मचारी है, वहाँ का जो 5वीं श्रेणी का कर्मचारी है, 6ठी श्रेणी का कर्मचारी है, उसको जगाने की जरूरत है। किसी भी इंस्टीट्यूशन में लोग फोकस कर रहे हैं किस पे? डॉक्टर्स पे, मेरे जैसे मैनेजर्स के ऊपर, सीईओज के ऊपर। हमें फोकस करने की जरूरत है हमारे चतुर्श्रेणी कर्मचारी के ऊपर। उसको क्या